वो गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोल गई। जबरदस्त शायान की आवाज पर उसने उसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तानिया के दिल में थी भी तो उस वक्त खत्म हो गई। शायान के चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द वो जज्बज होकर बोली। शादी में बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स। और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली तो शायान बस उसे देखकर रह गया। फिर वो फौरा ही उठ गई। अच्छा फायजा, मैं अब चलती हूं। ठीक है, मैं शाम को फोन करूंगी। बाय। वो कहकर शायान की तरफ देखे बगैर तेजी से चलती लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शायान कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाता देख रहा था। फायजा उठकर उसके पास आकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शायान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। उसकी आवाज में तप्श महसूस करके शायान ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, मोहब्बत करता हूं, इसीलिए तो। फिर होंठ काटकर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमजोर शख्स पर तरस ही आ सकता है। बोलकर वो रुकी नहीं, एक झटके से आगे बढ़ गई और शायान शकस्ता से अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया। एंटोनिस से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम से आती आवाजों को सुना। वो वहीं रुक गई। अंदर मरियम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर जाती आवाजों से उसने अंदाजा लगाया कि अरूसा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी, मगर वो इस वक्त किसी मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था और लाउंज की सीढ़ियां ठीक ड्राइंग रूम के सामने थीं और यही सीढ़ियां इस ज़ेने तक जाती थीं जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो खुले दरवाजे से उसे देखा जा सकता था। तानिया ने कुछ सोचकर दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। लान का चक्कर काटकर वो कसर फारूकी के पछले हिस्से की तरफ निकल आई। अब उसके सामने स्याह आबनुस का बेहद लंबा और काफी चौड़ा मुंतकश दरवाजा था, मगर इस दरवाजे के दोनों पीटों को पकड़कर धकेलते हुए तानिया को कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। दरवाजा खुलते ही तानिया पर जैसे तलसम हो शरबा को कोई बाब खुला था। कम इज कम तानिया को ये जगह किसी जादू नगरी की तरह ही लगा करती थी। कसर फारूकी का ये पोर्शन बाकी घर से अलग थलग था और तकरीबन न इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने एक कदम उठाया और वसीया हाल में आ गई। हाल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाएं तरफ का दरवाजा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे लाउंज था। दूसरा दाईं जानिब का दरवाजा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और इससे आगे लाउंज था। लाउंज में बाएं जानिब अज़ाहर फारूकी का कमरा और इसके साथ ही लाइब्रेरी से मुल्हक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रहायशी कमरे थे और दाएं जानिब से ही सीढ़ियां ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थीं, जहां दोनों जानिब कमरों की कतारें थीं। यानी अगर कोई उस हाल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरे कसर फारूकी का चक्र काटकर वापस यहीं आ पहुंचता। उस पोर्शन की ये अनोखी खुसूसियत थी कि वो बीक वक्त घर के हर हिस्से से जड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हाल के दाखिली दरवाजे के सामने दबीज कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आराम द फर्नीचर उसे नशिस्तगाह का रूप दे रहा था। दाएं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था, जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज के साथ दो कुर्सियां थीं, जबकि हाल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवीजा थीं और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियां थीं, जिनके बाएं जानब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर घूमने वाले डालकर के साथ पुरानी तर्ज का फोन रखा था, मगर उस फोन का कनकशन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाजा था, जिसके दोनों पट्टों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। तानिया ने हमेशा यही सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकोनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकोनी की मौजूदगी काफी हैरान कुन थी। जबकि बालकोनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से वंड चाइन्स लटक रहे थे, जिनका मद्धर संगीत चांदनी रात में मबहूत कर दिया करता था। और अजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बालकोनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मोर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को उन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार उसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी उस कमरे में नहीं गए। इस हाल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने की रेलिंग,
हद तो ये है कि तमाम फर्नीचर भी मुनक्किश आबनूसी लकड़ी का था। यूं तो सारा कस्र फारूकी ही सफ़ाए सिंगमरमर से बना था, मगर सियाह और सफेद का ये पुरकशिश इम्तिजाज घर के और किसी हिस्से में नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रिनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हाल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाएं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर उसे यूं लगा जैसे एक अहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले उसने ड्राइंग रूम से आती आवाज पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ थे। तानिया इत्मीनान से अजहर फारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली थी कि किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं हैं। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो ड्राइंग रूम में चाय लेकर जाता उसे देखकर रुक गया था। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। जमीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उसे आवाज देकर रोक लिया। बहादुर जी, तानिया बीबी। वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में हूं। ठीक है जी। वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो वो यूं ही खड़ी रही जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर उसने हैंड बैग बेड पर डाला और खुद भी जौते उतारकर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ था नहीं। वो यूं ही उस तस्वीर को लिखने लगी। ये तस्वीर किसी 19 से 20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। कुशादा पेशानी पर तीखे अब्रू कमान की तरह काटदार थे। बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गिलाफी आंखें, जिन पर नमदार पलकों की घानी झालर थी। सितवा नाक, गाल सिरखी माइल भरे भरे थे। होंठ गुदाज और थोड़ी कुदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कुंदूनी थी,